हेलो एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख ही चुके हैं, आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित कुछ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो यहाँ अगर बात करते हैं बॉटनी शब्द, तो इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना सा है। अर्थात यहाँ चिकित्सा शास्त्र के जनक माना सा है, ये माना सा यहाँ हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना सा है, ये माना सा है हिप्पोक्रेटस को माना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में कैसा है। अर्थात यहाँ कि बायोलॉजी की वह ब्रांच कौन सी होती है जिसमें यहाँ पर्यावरण का अध्ययन कैसा है, तो वो कौन सी होती है, इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिकी होती है। कौन सी होती है, इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी में ही यहाँ पर्यावरण का अध्ययन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्पेशली दे रखा है कि लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य होता है यहाँ ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या होता है यहाँ, अगर आपसे ले जाता है कि लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो इसका जो कार्य होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्ब गैस है, जो अवशोषण गैस है, ये किसके द्वारा कैसा है, लैग हीमोग्लोबिन के द्वारा कैसा है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ लिया होगा कि यार हम मुक्त जीवी अगर बात करते हैं जीवाणु की, तो वो कौन सा होता है, एनाबिना नो स्टॉक होता है। कौन सा होता है, एनाबिना और नो स्टॉक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग, अर्थात यहाँ जो FMD रोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है एग्रीकल्चर में कि FMD डिजीज होती है, अर्थात यहाँ फूड एंड माउथ जो डिजीज होती है, तो इसका कोज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है वायरस। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, वायरस, अर्थात वायरस के द्वारा ये फैलती है। और अगर बात करते हैं इसका कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल कैसा है, FMD नामक वैक्सीन के द्वारा है, इसका कंट्रोल कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा शैवाल मिलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा शैवाल पाया है, तो ये पाया है यूक्लेरेला। कौन सा होता है, यूक्लेरेला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग कैसा है। डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का प्रयोग कैसा है, तो ये कैसा है, सैकरोमाइसिस का। जिसका प्रयोग कैसा है यहाँ, सैकरोमाइसिस का प्रयोग कैसा है डबल रोटी के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये बोला जाता है कोर्टिकोल्स। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है कोर्टिकोल्स के नाम से जाना जाता है। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है यहाँ लाइकेन क्या होता है, लाइकेन यार यहाँ एक इंडिकेटर प्लांट होता है प्रदूषण का। ठीक है, ये क्या होता है, एक पोल्यूशन का इंडिकेटर प्लांट होता है अर्थात लाइकेन। और जो किससे मिलकर बना होता है, ये होता है एल्गी और फंजाई का कवक होता है। अर्थात यहाँ एल्गी और फंजाई, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन क्या होता है यार, हाँ पोल्यूशन का एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खाली चट्टानों पर उगे हुए लाइकेन को क्या कहा जाता है। याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को किस नाम से जाना है, पेड़ों की छाल पर। तो पेड़ों की छाल पर तो उगने वाले लाइकेन को यार कोर्टिकोल्स बोला है। लेकिन अगर बात करते हैं खाली चट्टानों पर, तो यहाँ खाली चट्टानों पर जो उगते हैं लाइकेन, तो उन्हें बोला है सेक्सोल्स बोला है। ठीक है, दोनों को एक साथ याद रखना कि अगर वो है पेड़ों की छाल, तो पेड़ों की छाल पर कौन सा उगता है, कोर्टिकोल्स। और अगर बात करते हैं खाली चट्टानों पर, तो खाली चट्टानों पर कौन सा उगता है, ये बनता है सेक्सोल्स बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस पौधे में बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता है। अर्थात एकमात्र ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें यार बीज तो बनते हैं लेकिन यहाँ फल नहीं बनते हैं, तो वो कौन सा प्लांट होता है, ये होता है साइकस होता है। कौन सा होता है, साइकस होता है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें यार बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं, तो कौन सा होता है, साइकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन आपने इजीली पढ़ रखा होगा कि दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि कौन सी होती है, तो ये होती है एड्रेफिन होती है। कौन सी होती है, एड्रेफिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेफिन किससे प्राप्त की जाती है। तो यहाँ एड्रेफिना नामक जो पौधा होता है तो उसके तने से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है। यहाँ सबसे पहले तो आपको ये याद रहे दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली जो मेडिसिन होती है, जो औषधि होती है, वो कौन सी होती है, एड्रेफिन होती है। और सेकंड क्वेश्चन आपको याद रखें एड्रेफिन किससे प्राप्त की जाती है। तो एड्रेफिन प्राप्त की जाती है एड्रेफिन के
तने से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फसल में एजोला जैव उर्वरक का प्रयोग कैसा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे स्पेशली पूछ रखा है कि जो एजोला जो बायो फर्टिलाइजर होता है तो इसका प्रयोग किस फसल में कैसा है। तो इसका प्रयोग कैसा है, चावल में कैसा है, किसमें कैसा है, चावल या धान फसल में कैसा है एजोला का प्रयोग। और यहाँ एजोला से संबंधित जो रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको आप सामान्यतः तो याद रखोगे नहीं, तो आप ये याद रखना कि एजोला क्या होता है। वैसे आपको पता होगा, तो यार एजोला क्या होता है, एक जलीय फर्ण होता है। ठीक है, यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में कि एजोला होता क्या है। तो यहाँ एजोला का प्रयोग सबसे पहले किस रूप में कैसा है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसा है। और एजोला होता क्या है, यहाँ एक जलीय प्लांट होता है अर्थात यहाँ जलीय फर्ण होता है। क्या होता है, एजोला एक जलीय फर्ण होता है जिसका प्रयोग धान फसल में कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है। तो यहाँ जिंक ही नहीं होता, आपने ये तो पढ़ा होगा, यहाँ 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या था, यहाँ जिंक था। ठीक है, चारों ऑप्शंस थे उनमें केवल जिंक था, इसलिए राइट आंसर क्या माना गया है, जिंक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेड़ों की पत्तियों में पाई जाने वाला हरा पदार्थ कौन सा होता है। तो इसलिए आपको पता होगा यहाँ कौन सा होता है, जो पेड़ों की पत्तियों में ये होता है क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है, क्लोरोफिल अर्थात यहाँ पर्णहरित होता है। और यहाँ अगर बात करते हैं क्लोरोफिल, तो इस क्लोरोफिल के द्वारा यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया की जाती है किसके द्वारा की जाती है, क्लोरोफिल के द्वारा ही की जाती है। अर्थात यहाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति, अर्थात यहाँ क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व ऑक्सीजन के सहायता से क्या करना है, यहाँ भोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ की अगर बात करते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है जो पर्णहरित होता है, तो इसका जो मुख्य कंपोनेंट होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है। कौन सा होता है, इसका मेन जो कंपोनेंट होता है ये होता है मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पादप का अर्थात पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है फैक्टर सबसे ज़्यादा, अर्थात ऐसे भी आप मान सकते हो कि जितने भी जो प्लांट पैथोजन होते हैं, ठीक है, यार हम पादप रोग जो फैलाते हैं उनको यहाँ प्लांट पैथोजन के नाम से जाना है। पादप रोग जिसके द्वारा फैलाई जाते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना, उन्हें जाना है प्लांट पैथोजन के नाम से जाना है। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, सबसे जो मेन फैक्टर होता है वह कौन सा होता है, तो ये होता है कवक होता है। कौन सा होता है, कवक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरित बाली रोग संबंधित फसल है, तो इसलिए आपको पता होगा यहाँ अगर बात करते हैं ग्रीन ईयर डिजीज, तो ग्रीन ईयर जो स्पॉट होती है या फिर ग्रीन ईयर जो डिजीज होती है किस में होती है, ये होती है बाजरे में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ लैब असिस्टेंट में पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि चाय का लाल रस्ट रोग किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हरे शैवाल के द्वारा होता है। ठीक है, बेशक आपके ये सिलेबस में नहीं हो लेकिन इस पॉइंट को आप जरूर यार, हाँ अगर आपसे बोलिए ऐसा है कि चाय का लाल रस्ट रोग किसके द्वारा होता है, तो ये होता है हरे शैवाल के द्वारा होता है। किसके द्वारा फैलता है, हरे शैवाल के द्वारा फैलता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। आपने ये तो पढ़ा होगा यहाँ जो इंसेक्ट है ये फसलों पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा, ठीक है, 4-5 स्टेज होती है कीट की, तो उनमें से सबसे ज़्यादा किसकी जो यानी कौन सी अवस्था होती है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, सबसे ज़्यादा लॉस पहुँचाती है फसलों को, तो कौन सी होती है, कैटरपिलर होती है। कौन सी होती है, कैटरपिलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपसे बोलिए जैसे जीन शब्द, तो जीन शब्द, ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जॉनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमने कल भी सोल्व किया था कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात संश्लेषण का मतलब होता है प्रोटीन का निर्माण करना, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है और आपने इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ भी लिया है, तो समझाने की कोई जरूरत है नहीं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे बोला है, अर्थात यहाँ सेल ऑफ पावर हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला है, ये बोला है माइटोकॉन्ड्रिया को बोला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा गया यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद हो जाता है तो कोशिका का कौन सा कार्य प्रभावित होता है। यार हाँ, कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद हो जाता है तो कोशिका का कौन सा कार्य प्रभावित होता है। तो इसका मतलब यही है यार, यहाँ पर सबसे पहले इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर
आपको यहाँ पर ये बोला गया है हाँ कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो यहाँ जो भोजन का अर्थात जो भोज्य पदार्थ होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन या फिर जो रिडक्शन की जो क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन या फिर जो रिडक्शन की क्रिया होती है, तो ये किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और इन दोनों क्रियाओं के होने के बाद जो एनर्जी बनती है तो वो कहाँ पर स्टोरेज होती है, वो स्टोरेज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना है, कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसलिए यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करने बंद कर देता है तो कोशिका का कौन सा कार्य प्रभावित होता है। तो इसलिए आप बता दोगे यार हाँ, भोजन का ऑक्सीकरण या रिडक्शन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे क्या होगा, एनर्जी का निर्माण नहीं होगा। और एनर्जी का निर्माण ही नहीं होगा तब कुछ भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसकी उपस्थिति पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर होता है। अर्थात यहाँ ऐसा कौन सा है या फिर कौन सा एक पार्ट होता है जिसके द्वारा हम जो इन दोनों में विभेद कर सकते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, तो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है। कौन सी होती है यहाँ, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ कोशिका भित्ति का अंतर होता है। और कोशिका भित्ति के द्वारा याद रखें इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो इसलिए आपको पता होगा यार अगर बात करते हैं जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में यार हरित लवक नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, पादप कोशिका में होता है। और हरित लवक के कारण ही यार पादप कोशिका क्या करती है, अपना जो भोजन होती है वह स्वयं निर्माण करती है। ठीक है, आपको ये तो पता होगा यहाँ क्लोरोफिल, अर्थात हमने अभी आपको बताया था क्लोरोफिल या फिर जो हरित लवक होता है, तो इसी के द्वारा यहाँ भोजन का निर्माण कैसा है। इसलिए यार हाँ कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पादप कोशिकाएं या फिर पादप होते हैं तो ये भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं जंतु कोशिकाएं, तो यहाँ जंतु जो कोशिकाएं होती है या फिर जितने भी जो जंतु होते हैं यहाँ ये अपने भोजन के लिए किसी दूर पर आकर्षित रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए यहाँ इनमें क्या होता है, यहाँ इनमें हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, तो यह कथन किसके द्वारा बोला गया था, तो ये जो लाइन थी, ठीक है, कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, तो ये बोला गया था हेक्सले के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था, हेक्सले के द्वारा बोला गया था। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर सकते हो कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यह कथन किसके द्वारा बोला गया था, ये बोला गया था हेक्सले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, फिर किसके द्वारा दिया गया था। तो इजी क्वेश्चन है, आपको वैसे पता होगा कि अगर आपसे लिया जाता है डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल, तो ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था यार, हाँ डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल, तो यह दिया गया था डीएनए अर्थात वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज की गई थी, अर्थात जो केंद्रक है। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, ये की थी ब्राउन ने की थी। किसने की थी, हाँ केंद्रक की खोज ये की गई थी ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए पारिस्थितिक शब्द, हाँ पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रतिपादित किया गया था, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है ये दिया गया था रेटर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था रेटर के द्वारा दिया गया था। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना मेरे दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक लीजिए, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।